नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 15 दिसंबर को राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जानी है और सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान शपथ लेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की चकाचौंध के बाद पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी मंत्रालय का विभाजन करना। अलग अलग नेताओं को उनके मंत्रालय सौंपे जाने हैं। चुनाव राजस्थान में चर्चा करेंगे कि नई सरकार में बीजेपी के किन किन चेहरों के मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें, लेकिन 199 सीटों पर नतीजे सामने। 15% के कोटे के हिसाब से अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन 30 में से 2 डिप्टी सीएम और 1 खुद मुख्यमंत्री होंगे। अब बाकी बचे 27 नामों पर बात करनी बड़ा जरूरी हो जाती है। अब इसमें कौन कौन से नाम चल रहे हैं और किन किन को आगे मंत्री बनाया जा सकता है, उसको लेकर के कयास है। और ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं। बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता बघेल जैसे कई नाम हैं जो कि सीएम पद की रेस में रहे थे, लेकिन उन्हें अब मंत्री की भूमिका में क्या देखा जाना सही है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। सवाल यह भी कि मंत्रालय में भी नए चेहरों को तवज्जो क्या दी जाएगी। साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि अब मंत्री बनाने और मंत्रालय बांटने में मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कितना रोल रहेगा, या फिर आलाकमान से कोई चिट्ठी आकर के मंत्री किसको बनाया जाना है ये तय कर दिया जाएगा। तो मंत्रियों के नामों पर मंथन जयपुर में होगा या ये सूची भी पर्ची में लिख करके दिल्ली से आएगी। राजस्थान बीजेपी में नाम भी बहुत हैं और संभावनाएं भी तमाम हैं। बीजेपी के गणित को समझते हुए किसके समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन सभी चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाना, ये संगठन के लिहाज से बड़ी मजबूती है। और 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि ये निर्णय आज का है, लेकिन इसका असर जो है वो आने वाले फाइनल मुकाबले के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक संदेश ये भी छुपा है कि कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत जरा भी जाया नहीं जाएगी, उनको किसी ना किसी तरीके से पारितोषिक मिलेगा। आप चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हेमंत गोयल, राजनीतिक विश्लेषक, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश पुरोहित जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नम्रता सिंह, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। और नीरज शर्मा जी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन नीरज जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। यह क्षेत्रीय सामाजिक तालमेल और जो हम कह रहे थे कि पूरा बैलेंस बना करके चलने की कोशिश है, अब इसमें आप देखिए ब्राह्मण भी हैं, इसमें राजपूत भी हैं और कास्ट इक्वेशन भी इसमें नजर आती है। और इसके इक्वल अगर इस सियासी समीकरण को समझा जाए तो 2024 का टारगेट भी है और राजस्थान में एक स्थिर सरकार देने की मंशा भी है। तो अब मंत्रियों के चेहरों को लेकर के चर्चा है। देखिए शुभेंदु, मंत्रियों के चेहरे की बात करें तो जैसा कि बीजेपी हाईकमान ने और विधायक दल ने जो मैसेज पहले ही दे दिया है कि ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आगे कर दिया गया है, यानी भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और शपथ ग्रहण बाकी है। 15 तारीख को उनके जन्मदिन के दिन ये तोहफा मिलने वाला है। दिया कुमारी राजपूत चेहरा हैं, वो भी सवर्ण वर्ग से हैं, उन्हें डिप्टी सीएम, और प्रेमचंद बैरवा जो कि डिप्टी सीएम जो है उनका नाम उसके लिए सामने घोषित हो चुका है। ये तीनों ही खास बात यह है कि पूर्वी राजस्थान और जयपुर से हैं, तो यानी कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो तीनों ही जयपुर से हैं। ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि पूर्वी राजस्थान में जहां बीजेपी कमजोर थी वहां खुद को मजबूत करने में पूरी तरीके से जुट गई है। लेकिन अब क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पूरे राजस्थान के अंदर बैठाए जाएंगे और उसके लिए चूंकि दिया कुमारी खुद सांसद से विधायक का चुनाव लड़ी थी और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है, ऐसे में उनके अलावा 3 और ऐसे सांसद थे जो कि विधायक का चुनाव लड़कर के और जीत करके आए हैं। इनमें किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से सांसद रहे थे जो कि विधायक चुन करके आए हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि जयपुर के झोटवाड़ा से विधायक चुन करके आए हैं, और साथ ही बाबा बालकनाथ जिनका नाम सीएम पद के लिए भी चल रहा था, फिर डिप्टी सीएम की भी चर्चा थी। तो ये तीनों जो हैं प्रमुख चेहरे हैं भाजपा के और केंद्र के भी नजदीकी हैं। तो इनको राजस्थान के अंदर पूरी बैलेंसिंग के लिए मंत्री पद दिए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो क्षेत्रीय और सियासी समीकरण जिन्होंने बदलने का मादा रखते हैं या जिन्होंने दिखाया है क्षेत्र के अंदर, कई नए चेहरे भी इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि पूरी तरीके से पूरा जो वसुंधरा का पिछला मंत्रिमंडल था उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी सारे चेहरे उनमें से बदले जाएंगे क्योंकि वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया। मैसेज साफ है, नए चेहरों को, फ्रेश चेहरों को बीजेपी लाना चाहती है, मंत्रिमंडल में ताजगी लाना चाहती है और आला कमान अपने हिसाब से अब पूरा जो मंत्रिमंडल है वो सेट करना चाहती है। अब इसमें बात करें तो मदन दिलावर जो कि
पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो संघ के बेहद करीबी हैं, खुद संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं और 3 बार के वो विधायक जो है मदन दिलावर 1995 2003 में रहे और उसके बाद फिर मंत्री रहे, विधायक रहे और अब ये जो है विधायक चुन करके आए। तो मदन दिलावर का नाम जो है प्रमुखता से लिया जा रहा है। संघ के गलियारों में खास तौर पर चर्चा है कि मदन दिलावर जो है उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा संदीप शर्मा और हीरालाल नागर, एक कोटा दक्षिण से हैं, दूसरे सांगों से हैं, दोनों ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के करीबी हैं और पार्टी आलाकमान की भी गुड बुक्स में है। तो इनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है अगर इस हड़ौती क्षेत्र की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा कंवरलाल मीणा जो है, इन्होंने प्रमोद जैन बाह्या को हराया है और 2018 में मनोहर थाना से ही विधायक बने थे, फिर दूसरी बार जो है अब विधायक बनकर के आए हैं। 2018 में इन्हें टिकट नहीं मिला था, 2023 में अंता से विधायक बनकर के आए हैं, तो इनका नाम भी लिया जा रहा है। नौक्षम चौधरी, देखिए आप विदेश से इन्होंने पढ़ाई करी है और कामा से इस बार जो है चुनाव जीत करके आई हैं, भरतपुर से। पिछली बार ये हरियाणा चुनाव लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई थी। इनकी मां जो है आईएएस अधिकारी रही हैं और उसके साथ ही पिता रिटायर्ड जज हैं और 10 इनको भाषाएं आती हैं विदेशों की, ऐसी इस तरह की बात कही जाती है। और नौक्षम चौधरी एक नया चेहरा है और पूरा मेवात जो है, राजस्थानी नहीं हरियाणा भी, पूरा मेवात इलाका इनके जरिए साधा जा सकता है। तो एक पढ़े लिखे और युवा चेहरे को यहाँ बीजेपी आगे बढ़ा सकती है और महिला चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा किरण माहेश्वरी की जो बेटी दीप्ति माहेश्वरी हैं, उनका नाम भी चर्चाओं के अंदर है कि अगर नए चेहरों के रूप में, युवा चेहरों के रूप में आगे लाना हुआ तो दीप्ति माहेश्वरी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अनीता बघेल अजमेर दक्षिण से जीत करके आई हैं, वो भी संघ की नजदीकी हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं, महिला बाल विकास, इनको जगह दी जा सकती है। कालीचरण सराफ का कहना मुश्किल है क्योंकि वसुंधरा राजे के खेमे का उन्हें नेता माना जाता है। अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे खेमे के अगर नेता हैं तो क्या वहीं से लाइन कट हो जाती है? ये इस बार कंसीडर नहीं किया जाएगा कि अगर आप वसुंधरा राजे खेमे के अगर हैं आप और उनका प्रभाव भी है और उनका दबदबा अगर नजर आ रहा है तो उस प्रभाव को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए शुभेंदु, पूरी तरीके से इस प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी के संघ के भी जो है वो कार्यकर्ता रहे हैं और संघ के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। वसुंधरा राजे से उनका लगाव या जुड़ाव रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ सरकार चलाने के लिए अनुभवी जो नेता होती है उनकी भी जरूरत होती है। तो सभी की नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, चेहरे भी हैं जो पार्टी हाईकमान चाहती है जिनको आगे दायित्व दिया जा सकता है, तो उनको दायित्व दिया जाएगा। जैसे वासुदेव देवनानी वसुंधरा मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे, शिक्षा राज्य मंत्री रहे, स्वतंत्र प्रभार उनके पास रहा है, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए उनका नाम आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि संघ की गुड बुक्स के अंदर वो शामिल है। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं आपके पास नीरज जी, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत लंबा आपने विश्लेषण किया है। आपने बताया बारीकी से कि कौन सारे ऐसे चर्चित नाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। हेमंत गोयल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं जरा उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद नम्रता जी आपके पास भी आऊँगा। लेकिन हेमंत जी, बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिनको साधा गया, लेकिन अब प्रत्याशित नाम सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर, हालांकि सीएम को लेकर के ज़्यादा, वो डिप्टी सीएम अब ये मान रहे थे कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब मंत्री पद को लेकर के मंत्रालय कैसा हो, किसको क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपके हिसाब से? शोभेंद्र जी, एक बात तो ये स्पष्ट है कि अभी 15 तारीख को केवल सीएम और उनके साथ 2 मंत्री, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा, ये 3 लोग ही अभी शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद मलमास लग जाएगा और मलमास के बाद ही जब नई विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा उसमें ही सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और नए मंत्री शपथ लेंगे। दूसरी बात यह कि देखिए, जब फर्स्ट टाइमर एमएलए को सीएम बना दिया गया तो अब यह प्रश्न तो रहा ही नहीं कि फर्स्ट टाइमर एमएलए को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो वो तो मंत्री बनेंगे। अब प्रश्न यह है कि 115 जो बीजेपी की विधायक हैं उनमें से 13 विधायक ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। उनमें से एक वासुदेव देवनानी जी स्पीकर घोषित हो चुके हैं। एक सीएम, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी हैं। अब 11 विधायक ऐसे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को कैबिनेट में जगह मिलेगी? नहीं, उनको तो नहीं मिलेगी। वो निकाल के 11 विधायक ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। अब उनमें से कितने लोगों को दोबारा जगह मिलेगी, ये एक देखने की बात है। उनमें जो खासतौर से कालीचरण सराफ है, किरोड़ीलाल मीणा है, अनीता बघेल है, डॉक्टर जसवंत यादव है, अजय किलक है, पुष्पेंद्र सिंह है, गजेंद्र सिंह खीपसर है, कोटाराम देवासी है, मदन दिलावर है, श्रीचंद कृपलानी है, प्रताप सिंह भी है, सभी बड़े नाम हैं। अब इनमें से किनको रखा जाएगा, किनको छोड़ा जाएगा, ये आलाकमान तय करेगा। नहीं, अब यहाँ से तो देखिए ना कि जो अभी जो सीएम फेसेस जो तय किए गए हैं तीनों स्टेट के अंदर, तो जो चर्चाओं में नाम है उनको तो बिल्कुल ही साइड कर दीजिए। तो जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार हैं, या मान लीजिए कि जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है,
वो बिल्कुल साइड हो जाते हैं और अब कोई अलग तीसरा नाम निकल करके सामने आता है। अब इसमें से आप नहीं, मान देखिए, लीजिए, हाँ जी, इसमें से हाँ, न्यू देखिए, कमर्स जैसे में ज्यादा कांचन सराफ है, उनको जगह जैसे मिलने की कांचन तवज्जो, सराफ है, हाँ जी जी पेशेवर का बड़ा नाम है। अब उनको केवल इसलिए ड्रॉप नहीं किया जा सकता कि वो वसुंधरा खेमे की बिल्कुल खास हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है वैश्य वर्ग का, हाँ। और वैश्य वर्ग से उनके अलावा कोई और बड़ा नाम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक बात और जो फैक्टर है कि पहली बार करीब 40 से ज्यादा युवा विधायक बीजेपी में जीत कर आए हैं, और राजस्थान में करीब 69% आबादी बिलो 40 इयर्स की है। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक कॉम्बो होगा सीनियर और जूनियर का, तो सीनियर लोग की भी अनदेखी नहीं की जाएगी और नए लोगों को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो अब कितने लोग क्या होंगे ये तो कुल मिला के आलाकमान ही तय करेगा। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो को लेकर के भी बात होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। मैं जरा एक रिएक्शन इसमें नम्रता जी से ले लेता हूँ। नम्रता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब सीएम पद के नाम का ऐलान हुआ तो एक पर्ची के जरिए हुआ, उस पर्ची को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं। अब लगता है कि अगर मंत्रियों के नामों का ऐलान होना है तो क्या ये पावर सीएम के पास रह सकती है, या मंत्रियों के नाम का ऐलान भी पर्ची से ही होगा, आलाकमान को चिट्ठी भेजेगा और उसके बाद सिर्फ डिक्लेयर करना होगा? अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। सीएम पद के लिए हाँ। भजन लाल जी का नाम आना ये सबसे पहले दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी है जो विचारों पर चलती है, कोई व्यक्ति विशेष पे नहीं चलती है। यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व करने का भी मौका दिया जाता है, तो मतलब यहाँ पर सभी समान हैं, ना कोई व्यक्ति विशेष है ना कोई परिवार विशेष है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक आम जन के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता को, एक किसान के बेटे को सीधे पहली दफा विधायक बनने पर सीधे सीएम का कमान दे दी जाती है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारे लिए सभी कार्यकर्ता बराबर हैं और एक आम जन को हम शीर्ष नेतृत्व में देख सकते हैं। रही बात अब मंत्रिमंडल बनने की कि किसको लिया जाता है, तो यह बात साफ हो चुकी है कि विचारों पर चलने वाली पार्टी है और उच्च स्तर पर यह जो हमारे आला कमान है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, वही डिसाइड करेंगे कि किसको क्या करना है, क्योंकि यह पद नहीं है, यह एक व्यवस्था है। मंत्रिमंडल बनाना एक व्यवस्था है। हाँ। और उनकी हर जितने भी हमारे कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, कोई तो उसका पैमाना हाँ, होगा। तो अभी जो हमने देखा कि संघ की नर्सरी में जो पढ़े, संगठन को जिन्होंने मजबूत किया, जिम्मेदारी उन्हीं को मिल रही है, तो क्या यही आधार माना जाए? जो भी चुनकर के आम जनता ने जिनको चुना है, जो चुनकर के विधायक बने हैं, वो अपनी क्षमताओं के आधार पे बने हैं और जिसकी जो क्षमता होगी उनके कार्यभार के अनुसार उनको मंत्रिमंडल दिया जाएगा। जो अभी तय नहीं है, यह चीज जो करेगी शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगी। तो अभी कयास लगाना होगा, जो आप भी लगा रहे हैं, जो सभी लगा रहे हैं, लेकिन यह एक व्यवस्था है। व्यवस्था किसको दी जाती है? हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं चिट्ठी के जरिए तो नामों का ऐलान नहीं होगा। देखिए, यह आप जो बोल रहे हैं चिट्ठी के जरिए होना, ये चिट्ठियों के जरिए नहीं होता सर, ये व्यवस्था होती है। हाँ। ये कहाँ से आती है? हमारे कोई भी परिवार होता है तो परिवार में किसको क्या काम देना है, ये परिवार के मुखिया डिसाइड करते हैं, जो कि एक ही पर्ची के द्वारा। वही तो जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रदेश स्तर पर ही तय होगा, क्योंकि जिम्मेदारी और ये जो काम है वो मुख्यमंत्री के अधीन में है। मुख्यमंत्री जिसको चाहे वो मंत्री बना सकते हैं। लेकिन क्या मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आलाकमान से वो चिट्ठी आएगी, आप कह रहे हैं कि यही परिपाटी, तो क्या ऐसी परिपाटी ही जारी रहेगी आगे? कैबिनेट में मंत्री किसको बनाया जाए, आलाकमान से फैसला आएगा चिट्ठी के जरिए? हाँ, देखिए जी, यह व्यवस्था है और जो व्यवस्था बनी है कि किसको कहाँ कौन सा मंत्रिमंडल देना है, हाँ। किसका अधिकार है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो वही उसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। हाँ, इतना मैं आपको कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग चुने गए हैं सब आम जनता में अपनी क्षमताओं के आधार पे, अपनी काबिलियत पर चुने गए हैं, जनता उनको पसंद करती है, उसी के आधार पर। ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ नम्रता जी। बिल्कुल अपनी काबिलियत के दम पर ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने जीत हासिल की है और जनता का उनको समर्थन मिला, तभी वो यहाँ तक पहुंचे भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल मिलती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन मैं इसमें नीरज जी एक चीज ये कि अब जरा अगला सवाल कि कैबिनेट क्या थोड़ी छोटी रहेगी, पहली कैबिनेट जो रहेगी, क्या ये माना जाए, ताकि बाद में किसी को एडजस्ट भी किया जा सके? देखिए, कोशिश ये रहती है कि मजबूती के साथ में कैबिनेट के अंदर अपने मंत्री जो हैं वो उतारे जाएं और ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है कैबिनेट में किसे जगह दी जाए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो परिपाटी यही चली आ रही है कि पार्टी हाईकमान ही ज्यादातर मंत्री तय करता है
और पार्टी हाईकमान ही नाम जो सुझाता है वही मुख्यमंत्री जो होता है अपने कैबिनेट के अंदर उनको जगह देता है। कुछ नाम मुख्यमंत्री अपनी पसंद के भी रखता है सबऑर्डिनेट के रूप में और उन नामों को आगे बढ़ाता है और बाकायदा कन्वेंस जो है वो पार्टी हाईकमान को उनके लिए करता है। संगठन से भी कई नाम आते हैं, उनको भी जगह देनी पड़ती है। इसे सियासी मजबूरी भी कहा जा सकता है। चूंकि 2024 का भी लोकसभा चुनाव जो है वो बीजेपी के सामने है और बीजेपी आज मजबूरी की स्थिति में नहीं है बल्कि सशक्त स्थिति में है और बहुत सशक्त स्थिति में है। ऐसे में तमाम जो नाम पार्टी हाईकमान की ओर से आएंगे और जो खुद यहाँ मुख्यमंत्री तय करेंगे वही नाम जो है आगे बढ़ेंगे और उन्हीं मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अब बात रही कैबिनेट छोटा रहेगा या बड़ा, ये पूरी तरीके से विशेषाधिकार जो होता है ये सीएम का, और फिर वही बात मैं कहता हूं कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगी उसी आधार पर ही मुख्यमंत्री चलेंगे, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त अनुशासन जो है वो पूरे चरम पर है और अनुशासन के आधार पर पार्टी चल रही है। यानी जो ऊपर से लाइन तय होगी उस लाइन के आगे पीछे नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है और उसी आधार पर सब कुछ चलेगा। अच्छा, एक आकलन ये भी कहता है सर कि 2024 का चुनाव भी है और उससे पहले कैबिनेट में जिन चेहरों को जगह दी जाएगी हो सकता है कि बाद में शायद लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए, जैसा कि सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। तो अब कैबिनेट खाली होगी तो दोबारा से रीशफल होने की संभावना भी है, तो 24 के बाद फेरबदल होना ये माना जा रहा है। देखिए, इनमें से कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, कौन से चेहरे शामिल नहीं किए जाते और लोकसभा के लिए उनको तैयार किया जाता है, ये सब कुछ डिपेंड उस पर करेगा। ये अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको लोकसभा चुनाव वापस से लड़ाने की तैयारी है। फिलहाल तो जो लोकसभा से या राज्यसभा से जो इस विधायक दल के अंदर आकर के शामिल हुए हैं उनको मंत्री पद में एडजस्ट करने की बात जो है वो उस पर अभी पार्टी का फोकस है। इसके अलावा कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन चेहरों के आधार पर बीजेपी को फायदा हुआ है। जैसे हम बात करें पोखरण क्षेत्र के अंदर महंत कैलाशपुरी जो प्रतापपुरी जो हैं उन्होंने साले मोहम्मद को चुनाव हराया है। लंबे समय से गाजी फकीर और उनके परिवार का एक गढ़ ये चला आ रहा था और साले मोहम्मद जो हैं ये यहाँ पर मंत्री थे यहाँ से और बाकायदा परमाणु नगरी के अंदर पूरा इनका जो परिवार है वो राजनीतिक पदों पर है। तो महंत प्रतापपुरी ने जब इस गढ़ को ढहा है तो माना जा रहा है कि उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा में सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको उन्होंने चुनाव हराया है और इस बार एक राजपूत चेहरा मेवाड़ के अंदर बड़े चेहरे की तलाश बीजेपी को थी, जो बीजेपी को मिला है। पूर्व राज परिवार से भी हैं। दूसरा अगर बात करें तो राजपूत समाज को वहां का जो आदिवासी भील समाज है वो भी मिलकर के साथ में वोट देता है। और पहले भी सीपी जोशी जो हैं एक वोट से कल्याण सिंह से हार चुके हैं, चुनाव पहले हारे थे, तो ये चीज बीजेपी की नजरिए में थी, इसीलिए राजपूत उम्मीदवार वहां खड़ा किया गया। तो इनको सशक्त वहां मेवाड़ के अंदर होना है तो इनको जगह दी जा सकती है। इसी तरीके से भैराराम चौधरी जो कि ओसिया से हैं, इन्होंने दिव्या मदेरणा को चुनाव हराया। कांग्रेस की एक मजबूत नेता दिव्या मदेरणा थी, मदेरणा परिवार का दबदबा रहा है। तो भैराराम चौधरी जो है सियोल, इनको भी यहां पर जगह दी जा सकती है। इसके अलावा विश्वनाथ मेघवाल का खाजूवाला से नाम जो है वो उभर के तेजी से सामने आ रहा है। ताराचंद जैन, आपको बता दें गुलाबचंद कटारिया जो है जो कि असम के राज्यपाल हैं, ये उदयपुर से यहीं इसी सीट से हुआ करते थे और वो भी जैन समाज से आते थे। तो यहाँ ताराचंद जैन को इस बार दिया गया टिकट और वो जीत करके आए हैं। जब वैश्य समाज की बात चल रही थी कि दूसरा उम्मीदवार नहीं है जैसा कि विश्लेषक बता रहे थे, लेकिन ये ताराचंद जैन के रूप में भी एक चेहरा जो है उभर के उसी सीट पर गुलाबचंद कटारिया वाली सीट पर सामने आया है। तो इनको यहाँ पर जगह दी जा सकती है। इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को यहाँ चुनाव हराया। उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा और सलूम्बर से अमृतलाल मीणा के नाम भी हैं। डूंगरपुर में एक खास बात देखें, आदिवासी क्षेत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस रहा था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर में 4 में से एक ही सीट बीजेपी जीत पाई है और सागवाड़ा में बीजेपी के शंकरलाल डेचा जो है ये चुनाव जीते हैं। तो इनका नाम जो है मंत्रिमंडल में इस बार आ सकता है। हालांकि पहली बार ये जीत करके आए। बांसवाड़ा के गढ़ी में इसी तरीके से बीजेपी के कैलाश मीणा जीत करके आए हैं और 15,107 वोटों से जीते हैं। यहाँ कांग्रेस के 4 और बीजेपी का एक ही विधायक जीता है। तो इसमें भी बांसवाड़ा के गढ़ी से भी ये विधायक के रूप में और इनको आगे मंत्री के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है पहली बार में इनको राज्य मंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही गंगानगर के सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ और गंगानगर से जयदीप बिहानी जेपी नड्डा के भी खास बताए जाते हैं। इनको भी यहाँ जगह दी जा सकती है। इसी तरीके से भीलवाड़ा के मांडल से उदयलाल जो भड़ाना जो है, अगर गुर्जर समाज की बात करें तो ये गुर्जर समाज से जरूर मंत्री लिया जाएगा। तो जो भड़ाना है उदयलाल भड़ाना, इनको रामलाल जाट, क्योंकि इन्होंने रामलाल जाट को राजस्व मंत्री को हराया है तो इनको जगह दी जा सकती है। मंत्री के जो खांचा है उसमें ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए इन नामों को लेकर के चर्चा है। मैं हेमंत जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। हेमंत जी, आपको क्या लगता है, पोर्टफोलियो के हिसाब से बताइए, क्योंकि अगर देखा जाए तो गृह मंत्रालय क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखना चाहते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, तो यहाँ क्या नजर आ रहा है? गृह मंत्रालय यहाँ पर भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा
या किसी और दूसरे अलग से कैबिनेट में किसी मंत्री के पास जा सकता है? इसमें वित्त मंत्रालय क्या आपको क्या लग रहा है कि किसके पास जाने की संभावना है और कौन हो सकता है? सर देखिए, आमतौर पे गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखते रहे हैं, और इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, तो मुझे लगता है कि ये तीनों विभाग सीएम अपने पास रख सकते हैं। हालांकि मीडिया में तो चर्चा बाबा बालकनाथ और डॉक्टर किरोड़ी लाल की गृह मंत्रालय को लेकर है, लेकिन अब वो बातें कितनी, क्योंकि बीजेपी के इस राज में, इस दौर में कितनी बातें मीडिया की चर्चाएं कितनी सही होती है वो हमने देखी है। तो लेकिन फिर भी ये बात तो स्पष्ट है कि चूंकि 30 पद हैं, सीएम समेत 3 पद डिक्लेयर हो चुके हैं, 27 लोग और बनने हैं। उनमें पहले दौर में करीब 20 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें 10 कैबिनेट होंगे और 10 राज्य मंत्री होंगे। इस तरह की चर्चाएं और संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो यानी कि 10-10 का एक फॉर्मूला यहाँ पर निकाला है हेमंत जी ने, और क्योंकि 6-7 लोग वो नाम रिजर्व रखेंगे। हाँ, वही और पहली कैबिनेट थोड़ी छोटी रखेंगे, उसमें गुंजाइश रखी जाएगी। आगे किसी को अगर एडजस्ट करना होगा 24 के बाद तो वो भी होने की संभावना रह सकती है। इसमें मैं नम्रता जी से इसमें कुछ जानना चाह रहा हूँ। नम्रता जी, एक चीज़ बताइए कि अगर इस कैबिनेट के अंदर, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि गृह मंत्रालय हो तमाम, और खास करके राजस्थान के अंदर, क्योंकि जब जोड़ तोड़ को लेकर के बातें होती हैं या इस तरीके, तो अक्सर यही देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो बड़े आश्वस्त रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय कम से कम उनके पास रहे, कोई इस तरीके की अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उनके पास पहले जानकारी हो। ये बड़ा ज़रूरी है राजस्थान के लिहाज से भी। आप सही, आपका जो कहना है, मैंने फिर से उसी बात पर आ जाऊंगी मैं। गृह मंत्रालय सबसे ज्यादा मुख्य मंत्रालय होता है, और यह मंत्रालय उन्हीं के पास जाएगा जो इस व्यवस्था को बखूबी निभा सकते हैं। अब यह सीएम साहब जो है वो देखेंगे, या फिर इसको किसी और को दिया जाएगा, यह जो निर्णय होगा ये शीर्ष नेतृत्व आप भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, राजस्थान के वासी हैं। आप अपना कैबिनेट किस तरीके से देखते हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ नम्रता जी, आप भी तो एक राजस्थान की वासी हैं ना, आप कैसी कैबिनेट देखती हैं? आप किसको चाहती हैं? आप चाहती हैं कि वित्त मंत्री कौन रहे? आप अगर गृह मंत्रालय रहे तो इनके पास रहे, साहब ये अच्छा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये आम नागरिक के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर नहीं। एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं बताऊं, अगर मैं आपको एक आम नागरिक के तौर पे बताती हूँ। हाँ। क्योंकि विचारों की पार्टी है, हम विचारों पर ज्यादा हमेशा से चलते आए हैं। व्यक्ति विशेष पर हमने कभी चर्चा नहीं करी, व्यक्ति विशेष पर हमने या समाज विशेष पर कभी ज्यादा गौर नहीं करा है। हम सिर्फ विचारों पर चलने वाले हैं। हाँ। तो जो कार्य प्रणाली बनेगी या मंत्रिमंडल बनेगा, वह उनकी क्षमताओं के आधार पर ही बनना चाहिए कि हाँ, यह मिनिस्ट्री कौन। कुछ चर्चाएं चल रही है, जैसे कि बताया भी, हेमंत जी ने भी बताया, नीरज जी भी बता रहे थे, बाबा बालकनाथ हो गए, अब गृह मंत्रालय को लेकर के बड़ी तेजी के साथ चर्चा चल रही है, या फिर किरोड़ी लाल मीणा हो गए। ये कहा जा रहा है भ्रष्टाचार का जो मामला है बड़ी देखिए, सारे ही, चाहे किरोड़ी लाल जी हो, चाहे बालकनाथ जी हो, चाहे कोई भी हो, वह सब मैं कह सकती हूँ हमारे राजस्थान के कोहिनूर हैं। इनको किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मंत्रिमंडल में कर दिया जाएगा तो उसको यह अपनी क्षमताओं पर बखूबी करेंगे। तो मैं इसमें जरा नीरज जी को जोड़ लेता हूँ। नीरज जी, जरा जल्दी से इस बात पर जवाब मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 पोर्टफोलियो आप थोड़ा सा बता दीजिए, गृह मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय हो, कुछ ऐसे, या एजुकेशन वाला हो, तो किसको आप मान रहे हैं कि कौन इस खांचे के अंदर कौन फिट बैठता है? शुभेंदु, देखिए, जैसे सीएम अगर चेहरे की बात करें, सीएम के नाम की बात करें, वो ही चौंकाने वाला रहा तो ये अन्य पोर्टफोलियो की बात करें तो चौंकाने वाले आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये ठीक है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है काफी अनुभवी नेता हैं, और सांसद भी रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं कई महकमों के, और लंबा राजनीतिक अनुभव किरोड़ी लाल मीणा के पास में है। और भ्रष्टाचार के मामले लगातार किरोड़ी लाल मीणा ने उठाए हैं, और संजीदा व्यक्ति हैं। और पेपर लीक से लेकर के उन्होंने कई ऐसे सचिवालय की अलमारी में जो उठाए गए थे। समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन मंत्रालयों को लेकर के चर्चा है, नाम किसका सामने आएगा उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।